नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदी मानस विथ नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जनरल पेपर घटना चक्र पूर्वालोकन से देख रहे हैं। इसमें बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न हैं और यहाँ पर भटकाव की बहुत ज़्यादा कमी है, जो आपको कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने में सहायता करेगा। जनरल पेपर ही है जो मेरिट में लाए या फिर मेरिट से बाहर कर दे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूनानी आक्रमण से पूछे गए PYQ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन में महापद्मनद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। इस प्रश्न की व्याख्या अगर देखें, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक शिलालेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इस प्रश्न की व्याख्या है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगद परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेगस्थनीज की जो कृति है इंडिका, वो बहुत फेमस है और कई परीक्षाओं में पूछी गई है। उसमें किस प्रकार का वर्णन किया गया है, यह इसी प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, हूण राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन में है यशोवर्मन, प्रकाशवर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशवर्मन। इसका व्याख्या है, हूण राजा तोरमाण औलिकर राजा प्रकाशवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाघरा पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमाण था। मध्य भारत ने एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख जो मिला है, उससे यह सब बातें पता चलती हैं। कौशाम्बी से तोरमाण की 2 मोहरें मिली हैं। तोरमाण ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संचालन बिहार से ही होता था। और वह मौर्य साम्राज्य ही था जिसने सबसे बड़े भारत पर, आर्यावर्त पर प्रशासन किया था और भारत को एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए PYQs को। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इस प्रश्न में भाव ये छिपा है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले से जाने जाते थे, लेकिन उनका नाम जो था वो सैंड्रोकोट्स इतिहास में प्रसिद्ध था। सैंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने दी? ऑप्शन में है विलियम जोन्स, V स्मिथ, R.K. मुखर्जी या फिर D.R. भंडारकर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या है, विलियम जोन्स पहले विद्वान या फिर इतिहासकार थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये वही प्रश्न है जो मैंने पहले बताया। भारतवर्ष को संपूर्ण साम्राज्य या फिर बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मौर्य साम्राज्य को ही मिलता है। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। कहीं ना कहीं उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने साम्राज्य को बढ़ाकर भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था, इसीलिए उनको यह गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। इस प्रश्न की व्याख्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में और कोई योगदान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कलिंग राज्य को ही उसने बढ़ाया था। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही इसका श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। प्रश्न की व्याख्या है, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। रचना को ध्यान से देखेंगे। मुद्रा राक्षस, यह साहित्य के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है, तो उत्तर विशाखदत्त होगा। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधी तक, जो कि अप्राप्य रचना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित, विदेश नीति, धन संचय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है उत्तर इसका होगा ई। व्याख्या है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। फिर वही प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ। अगर राजनीतिक नीतियाँ ऑप्शन में ना हो तो हम विदेश नीतियों पर जाएंगे। इसका व्याख्या मैं बता ही चुकी हूँ कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय अर्थात बेजोड़ ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस, सिकंदर, डेरियस यूनानियों का, या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो मेगास्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न की व्याख्या है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिस के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय श्रेणियों को या फिर भारतीय समाज की श्रेणियों को विभाजित किया है। अब हम देखते हैं कि वह 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री और उपदेशक। भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे अपना जो अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा शिलालेख है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सुपारा शिलालेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई ही है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय। बुलंदी बाग से नगर के पेरोकोट के अवशेष तथा कुम्भहार से राजा राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनडेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या फिर बाबरू स्तंभ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संगम अभिवादे दूतम आहा आपाबा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इसमें शांति एवं अहिंसा, बड़ों के सम्मान और धार्मिक सहनशीलता इन सभी के बारे में बात की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या फिर धर्मकीर्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अर्थात या फिर देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी लोगों को पता होगा कि जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही जवाब मैं बताती चलूँगी अब, जेम्स प्रिंसेप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? प्रायः सभी जो लिपियां हैं वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, लेकिन वह ऐसी कौन सी लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ने है ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्टी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में जो खरोष्टी लिपि है वही एक ऐसी लिपि है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835, ग्रोटफैंड 1836, लेसेन 1838 आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र। तो ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। इस प्रश्न की व्याख्या हम थोड़ी सी देखेंगे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर जो कि इतिहासकार हैं, डी.एन. झा, V.A. स्मिथ, H.C. राय चौधरी। वैसे इतिहासकार तो सभी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो इसका सही जवाब है आजीविकों अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह ऐसा इसलिए है, ये वर्तमान में अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। और तक्षशिला प्रसिद्धि का कारण इसलिए था क्योंकि आचार्य चाणक्य
माफ़ करिएगा, आचार्य चाणक्य तक्षशिला में ही प्रचारित थी, इसीलिए वह सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये मौर्य काल के बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा प्रश्नों को मैं आप सब लोगों के सम्मुख लाई थी। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर भरोसा ज़रूर करेंगे और आगे भी बने रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें इस चैनल पर।